Now, the next chapter is the chapter number 10, Pathogenesis of Viral Diseases, Representative Model Diseases. इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वायरल रेस्पिरेटरी डिसीजेस की। तो उसमें सबसे पहले एक ही डिसीज़ है जिसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, वो है इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा आर्थ्रोमिक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है और नॉर्मली ये ससेप्टिबल हॉर्स में बाय बर्थ भी आता है, ट्रांसपोर्ट के दौरान, शो के दौरान, सेल करने के दौरान या ट्रेनिंग देने के दौरान, या रेसिंग हॉर्सेस में एंड ऐसे हॉर्सेस में जिसकी इम्यूनिटी डाउन होने वाली हो, यानी हॉर्सेस विथ वेनिंग इम्यूनिटी। ऐसे हॉर्सेस बहुत ज़्यादा इनमें एक्सपोजर होता है और जो हॉर्सेस जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। हॉर्सेस में सीवियर इवन फेटल जो स्पेशली जो यंग हैं, जो ओल्ड हैं और जो डेबिलेटेड हैं, उनमें इस टाइप के फेटल केसेस देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फीवर आता है, अबाउट 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक कफिंग होती है लास्ट फॉर वीक्स तक, और फिर बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकाई का। इसके बाद में इसमें ब्रोंकाइटिस होता है और न्यूमोनिया हो जाता है। इसमें फुल रिकवरी में भी कई महीने लग जाते हैं। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस एक एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट से इनहेलेशन इसका होता है, तो ड्रॉपलेट इनहेलेशन से ये आता है। इसके अलावा कुछ फोमाइट्स वगैरह भी होते हैं जो कि वायरस को कैरी करते हैं। अल्टीमेटली ये वायरस एक म्यूकस के ऊपर जो कि एपिथेलियल सेल में होता है उससे एडर हो जाता है। फिर यहाँ पर इसके अलावा ये वायरस नेल्स के थ्रू, कंजक्टाइवा के थ्रू या ओरल कैविटी के थ्रू भी मूव करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। तो इस टाइप के डिफरेंट सोर्सेस हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनिशियल इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसके बाद में ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में द साइट ऑफ इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण क्लिनिकल साइंस आते हैं। जो हॉर्सेस ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड होते हैं या जिनमें डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होता है, उनमें मेनली IgA एंटीबॉडीज़ वर्क करती हैं, और चूँकि जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं सिक्रेटरी होती हैं, यहाँ से IgA एंटीबॉडी का सिक्रेशन होता है। फिर ये जो IgA है ये इस वायरल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देती है। इसके बाद ये देखा गया है कि वायरस भी इसमें, चूँकि आर्थ्रोमिक्सोविरिडी फैमिली से है, इसीलिए इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि पेप्लोमास, जो न्यूरामिनिडेज वगैरह जो हैं, वो होस्ट की ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस टाइप से जो न्यूरामिनिडेज है वो अटैच होते हैं टू द होस्ट सेल एंड एपिथेलियल सेल। तो एरोसोलाइज्ड इन्फेक्शन होने पर वायरस का ये पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर जो कि म्यूकस है उसको क्रॉस करते हैं। इसके बाद जो दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो होता है बीटिंग सीलिया। बीटिंग सीलिया नॉर्मली कोशिश करते हैं कि फ्लो ऑफ म्यूकस को मेंटेन रखें, लेकिन बीटिंग सीलिया के थ्रू ये वायरसेस का स्वेलो होता है। वायरस बहुत सारी एपिथेलियल सेल का डैमेज करते हैं और इसके बाद में वायरस रेप्लिकेट करते हैं, और रेप्लिकेट करने के बाद में वहीं से बडिंग करते हैं और वापस से ल्यूमन में आते हैं एयरवे के, जहाँ पर ये वापस से सीलिया की बाइटिंग के थ्रू और अपने प्रोजेनी वायरस को रिलीज़ करके एयरवे में आगे ले जाते हैं। इसके कारण बाद में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज एंड विस्कस सीलिया बाइटिंग के कारण जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और इसके बाद फाइनली एपिथेलियल सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद वायरसेस जो हैं वहाँ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का डिस्ट्रक्शन करते हैं और इसके बाद डिनोडेशन करते हैं एपिथेलियल सेल सरफेस का। फाइनली वहाँ पर बहुत सारा ट्रांसज्यूडेट और एक्सुडेट इकट्ठा होता चला जाता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल की डेब्रिज होती हैं वहाँ पे। तो एयरवे में
बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है एपिथेलियल सेल्स का। फाइनली वायरस कुछ इम्यून सेल्स के थ्रू साइटोकाइन प्रोडक्शन करवाते हैं। साइटोकाइंस जो होते हैं जिसके कारण क्लिनिकल साइंस आते हैं, देखने को मिलते हैं, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वगैरह जो है देखने को मिलता है। फाइनली रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है, और एनिमल को अगर मूवमेंट करने के लिए कहा जाए तो एनिमल मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको फोर्सफुली मूवमेंट करवाना पड़ता है। इसके अलावा इंटरनली एयरवेज में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन होता है, और यहाँ पर कुछ फ्लूइड का डिपोजिशन, साथ में नेक्रोटिक डेब्रिस का डिपोजिशन हो जाता है। लंग्स की पेरेन्काइमा एल्वियोलर एपिथेलियल वगैरह जो है इन्फेक्टेड होती है, जिसके कारण इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है। और यहाँ पर म्यूकस का प्लग बनता है, तो ये एयरवे को ब्लॉकेज करता है, और म्यूकस का प्लग बनने पर यहाँ पर हाइपोक्सिया होता है, और हाइपोक्सिया होने के कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड है वो बनेगा ज़्यादा, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन हो चुका है और एयरवे का ब्लॉकेज हो चुका है, तो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, इसलिए कार्बोनिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। बहुत सारा सेल डैमेज होने के बाद भी जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल से है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और एक टाइप से हाइपरप्लासिया होता है। तो ऐसा कुछ दिन लगते हैं। इसके बाद में ये जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स हैं ये इंटरफेरॉन रिलीज़ करती हैं, तो एक हिसाब से ये भी जो है इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। इसके अलावा होस्ट सेल एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है, जिससे कि कैसे भी करके इन्फेक्शन का टर्मिनेशन हो सके। तो इक्वाइन इन्फ्लुएंजा में बहुत ज़्यादा एंटीजेनिक ड्रिफ्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत कम जो म्यूकोजल इम्यूनिटी है या म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी के कारण गाइडलाइंस फॉर वेटनरियंस ऑफ हॉर्सेस ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इक्वाइन प्रैक्टिशनर के अकॉर्डिंग गाइडलाइन तैयार की गई है। इस वैक्सीनेशन शेड्यूल में क्या होता है कि प्राइमरी वैक्सीनेशन 2 to 3 डोजेज़ जो लगाए जाते हैं वो 3 to 4 वीक्स अपार्ट लगाए जाते हैं, और फिर फाइनली बूस्टर डोज लगा दिया जाता है जो कि 2 to 12 मंथ्स अपार्ट होता है। और ये देखा जाता है कि आखिर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर, लेवल ऑफ एक्सपोजर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। और साथ में ये देखा जाता है कि इस वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है। अगर ये अच्छी है तो इसका बेटर रिस्पॉन्स रहेगा, नहीं तो वैक्सीनेशन शेड्यूल चेंज किया जाता है। तो इस टाइप से ये जो वायरस है वो काम करता है, क्योंकि इस वायरस में जो पेप्लोमर्स हैं वो न्यूरामिनिडेज हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बेटर रिस्पॉन्स वैक्सीन के टाइम पर दे सकते हैं। नाउ रेस्पिरेटरी डिसीज़ में जो वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज़ है वो है बोवाइन न्यूमोनिया, और इसी को हम शिपिंग फीवर भी कहते हैं। शिपिंग फीवर में केटल में सीजनल ब्रोंको निमोनिया की कंडीशन बनती है, जिसमें रेनी सीज़न और विंटर सीज़न में ये डिसीज़ होती है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन से होने वाली डिसीज़ है, जिसमें केटल जब स्ट्रेस में होता है तब ये डिसीज़ होती है। इसमें ट्रू फिब्रिनस प्लूरोनिमोनिया होता है, और कुछ कंट्री में इसको शिपिंग फीवर भी कहते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल वायरसेस हैं वो है बोवाइन हर्पीज वायरस 1 जो कि हर्पीज विरिडी से आता है, दूसरा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 3 ये पैरामिक्सो विरिडी से आता है, इसके बाद बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस ये भी जो है पैरामिक्सो विरिडी फैमिली से आता है। इसके अलावा इनके ऊपर जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो होता है मोस्टली पास्चुरेला मल्टोसिडा का, जो कि पास्चुरेला हिमोलिटिका का, और इससे लेस एक्सटेंट में पास्चुरेला मल्टोसिडा।
मतलब जो प्राइमरी सेकेंडरी इन्फेक्शन करने वाला जो बैक्टीरिया है वो प्राइमरी बैक्टीरिया है पास्चुरेला हेमोलिटिका, जबकि पास्चुरेला मोल्टिसिडा से कम ही शिपिंग फीवर होता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में रहता है ना, बैक्टीरिया दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इसमें भी रिस्पायरेटरी एपिथेलियल सेल डैमेज होता है, फ्लूइड जो होता है उसका एक्सुडेशन होता है, और सब कुछ सेम वैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह वैसे ही होती है जैसे कि हमने अभी इक्वाइन इन्फ्लुएंजा में पढ़ा था। इसमें जो वायरसेस हैं दे कैन डायरेक्टली डैमेज मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स एंड फाइनली लंग्स और एयरवे की जितने भी एपिथेलियल सेल्स है उसको भी डैमेज करते हैं। साथ ही रिस्पायरेटरी एपिथेलियल सेल्स के डैमेज होने के कारण जो बैक्टीरियल एडेशन एंड ग्रोथ की प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। वायरस जो एपिथेलियल सेल्स वगैरह डैमेज करते हैं उससे आयरन भी रिलीज होता है, और ये आयरन बैक्टीरिया के ग्रोथ और कॉलोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समराइजिंग फॉर्म में देखें तो वायरस टिश्यू डैमेज करता है, वायरस मॉडिफिकेशन ऑफ लंग डिफेंस मैकेनिज्म चेंज करता है क्योंकि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज डैमेज कर रहा है। वायरस जो होता है इन्फ्लेमेशन मीडिएटर रिलीज करता है और इम्यूनोपैथोलॉजी करता है। फाइनली टिश्यू डैमेज होने से और इम्यूनोपैथोलॉजी होने से और लंग डिफेंस वीक होने से देर इज एनहांसमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एडरेंस डिक्रीज क्लियरेंस, और फाइनली माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन होता है ऑफ बैक्टीरिया। इसमें बाद में वायरस से इतना डैमेज नहीं होता जितना बैक्टीरियल डैमेज हो जाता है, और जो न्यूमोनिया होता है वो भी पास्चुरेला स्पीशीज के कारण होता है। पास्चुरेला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, और इस कंडीशन में एंटीबायोटिक अगर दी जाती है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन फिर भी चूँकि वायरसेस बहुत ज़्यादा पहले से ही डैमेज कर चुके होते हैं, इसीलिए जब ये निमोनिया डायग्नोस होता है तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं क्योंकि तब तक न्यूमोनिया हो चुका होता है। अब ऐसी कंडीशन में यदि सिर्फ पास्चुरेला स्पीशीज से रिलेटेड ही वैक्सीन दी जाती है तो इट इज़ नॉट प्रूवन देयर वर्थ, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट जो हम डिसीज़ डिस्कस करेंगे वो है वायरल इंटेस्टाइनल डिसीज़। ये वायरल इंटेस्टाइनल डिसीज़ जो है रोटा वायरस से होती है, कोरोना वायरस से होती है और टोरो वायरस एंट्राइटिस से होती है। रोटा वायरस जो है रियोविरिडी फैमिली में आता है, कोरोना वायरस जो है कोरोना विरिडी से बिलोंग करता है, और टोरो वायरस भी जो है कोरोना विरिडी से बिलोंग करता है। तो रोटा वायरस और टोरो वायरस कोरोना वायरस से एंट्राइटिस होती है। अब इसमें भी जो वायरस है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बाय कंटामिनेटेड फूड या वाटर या फोमाइट्स से इंजेक्शन के थ्रू जाता है, और वायरस में कैपेसिटी होती है कि वो एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। वैसे तो इंटेस्टाइन में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, स्टमक में एसिडिक कंडीशन होती है, फिर इसके बाद आप डिओडिनम जेजुनम में जाएंगे तो यहाँ पर बेसिक कंडीशन होती है, साथ में यहाँ पर बाइल पिगमेंट्स वगैरह भी होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं। तो हर कंडीशन में वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर कभी कभी जो फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस हैं जैसे कि एक्सट्रीम बफर कंडीशन जब रहती है, फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न एनिमल के केस में जब मिल्क दिया जाता है तब एक एक्सट्रीम बफर की कंडीशन बनती है, या फिर एडल्ट एनिमल बाय नॉर्मल इंटरमिटेंट गैस्ट्रिक एल्कलोसिस की जब कंडीशन रहती है तो इस कंडीशन में ये वायरसेस इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो इसमें ऐसे वायरस होते हैं जो लो पीएच रेजिस्टेंट होते हैं और साथ ही बाइल साल्ट रेजिस्टेंट होते हैं। ये वायरसेस है एंट्रोवायरस, रियो वायरसेस, रोटा वायरसेस। एंट्रोवायरसेस आता है आपका पिकोनाविरिडी फैमिली से, रियो वायरस रियोविरिडी फैमिली से, रोटा वायरस भी रियोविरिडी फैमिली से, देन पार्वो वायरस पार्वोविरिडी फैमिली से, और एडिनो वायरसेस। ठीक है, तो इसके अलावा ऐसे वायरसेस जो लो पीएच और लो बाइल साल्ट मतलब बाइल साल्ट से सेंसिटिव होते हैं,
ये हैं कोरोना वायरस, पेस्टिवायरस, टोरोवायरस। पेस्टिवायरस भी जो है रियोविरिडी में ही आता है। इसके बाद टोरोवायरस जो है वो कोरोना विरिडी में आता है, और पैरामिक्सोवायरसेस। तो ये कोरोना वायरस, पेस्टिवायरस, टोरोवायरस और पैरामिक्सोवायरस जो होता है वो लो पीएच में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन सेंसिटिव रहता है लो पीएच इनके लिए, और बाइल साल्ट भी इनके लिए सेंसिटिव रहता है। इन वायरसेस के इन्फेक्शन होने से जो क्लिनिकल साइंस आते हैं वो होते हैं वाटरी डायरिया, देन एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन, एंड इन सम स्पीशीज़ वोमिटिंग। और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो भी बहुत शॉर्ट होता है, लगभग 12 आवर्स। फॉर एग्जांपल इन रोटा वायरस एंट्राइटिस। अब यहाँ पर एक टेबल है जिसमें पार्वोविरिडी जो है ये मिलता है डिवाइडिंग सेल्स ऑफ क्रिप्स में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन ये वायरस जो है इन्फेक्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन को ही करता है। इसके बाद एडिनोविरिडी जो फैमिली है ये मैच्योर एंट्रोसाइट्स में इन्फेक्टेड करता है, मैच्योर एंट्रोसाइट्स को, और ए पीस ऑफ विलाई या स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कैल्सीविरिडी जो है वो मैच्योर एंट्रोसाइट में रहती है, और अ साइड ऑफ विलाई एंड प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। एस्ट्रोविरिडी की बात करें तो ये मैच्योर एंट्रोसाइट्स में ही, यानी कि एम सेल्स कवरिंग द पेयर स्पीचेस। तो एम सेल जो है एक इम्यून सेल हो जाती है, तो इसमें भी ये रहते हैं, इन्फेक्ट करते हैं इसको। और ए पीस ऑफ विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन ओवाइन, पेयर स्पीचेस प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन बोवाइन। देन रियोविरिडी या रोटावायरस की बात करें तो मैच्योर एंट्रोसाइट्स में ही रहते हैं, ए पीस ऑफ विलाई इन प्रॉक्सिमल और डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंडिंग ऑन द होस्ट। इसके बाद कोरोना विरिडी है या कोरोना वायरस जो होता है मैच्योर एंट्रोसाइट सरफेस ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ सेल्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कोरोना विरिडी के सभी जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पेशली जो कोरोना वायरस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में। कोरोना विरिडी में जो टोरोविरिडी आता है, कोरोना विरिडी या टोरोविरिडी, मतलब स्मॉल लार्ज दोनों में ही रह लेते हैं ये। वीलस एंट्रोसाइट्स एम सेल्स कवरिंग पेयर पिचेस एंड क्रिप्ट सेल्स, डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन, पेयर पिचेस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोरोना वायरस तो स्मॉल और लार्ज सभी अफेक्ट करता है। तो यहाँ एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है वो ये आता है कि पार्वोविरिडी जो है डिवाइडिंग सेल्स ऑफ क्रिप्स में इन्फेक्टेड इसको करते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाकी सभी आप देखेंगे सभी मैच्योर सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पे। इसमें जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन से और डायरिया के कारण, जो डिहाइड्रेशन होता है उससे होती है। अगर हम एंट्राइटिस की बात करें तो रोटा वायरस, कोरोना वायरस और टोरो वायरस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एपिथेलियल सेल का डिस्ट्रक्शन करते हैं, और एपिथेलियल सेल्स की शॉर्टनिंग करते हैं। और कैसे क्या करते हैं ये कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके आपस में फ्यूजिंग कर देते हैं। तो फ्यूज़न हो जाने के कारण एक विलाई और दूसरी विलाई आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। तो ये देखा गया है कि जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं वो होती हैं टिप पर, और जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं वो होती हैं बेस ऑफ विलाई पर। तो जैसे विलाई है, विलाई का जो टिप रहेगा ना, यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव सेल्स रहेंगी, और विलाई का जो बेस रहेगा वहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स रहेंगी। तो इसके कारण जब डिस्ट्रक्शन होता है तो देर इज़ अ चेंज इन द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटरी कैपेसिटी, और रिजल्ट्स ये होता है कि फ्लूइड एक्मुलेशन होगा, और ल्यूमन में और डायरिया होगा, और फाइनली ये फ्लश आउट हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि पिगलेट्स की बात करें और लैम्प्स की बात करें तो जेजुनम और इलियम बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं वायरस इन्फेक्शन के लिए, और माइस और काफ्स जो होते हैं वो डिओडिनम और जेजुनम के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। इनमें जब वायरल इन्फेक्शन होता है तब माइल्ड मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन होता है इनटू द लेमिना प्रोप्रिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये माइक्रोस्कोपिकली है, और इन्फ्लेमेशन होता है बहुत ज़्यादा। ये देखा गया है कि जब दो डिफरेंट टाइप के वायरस डायरिया कॉजिंग होते हैं और वो अलग अलग साइट पे रेप्लिकेट करते हैं,
तो ये भी बहुत सीवियर होता है। और साथ में जब सुपर इन्फेक्शन हो जाए या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो एंट्रोपैथोजेनिक या एंट्रोटॉक्सिक ई कोलाई का, तो ये और भी ज़्यादा सीवियर कॉम्बिनेशन हो जाता है विद द वायरल इन्फेक्शन। वायरस से होने वाले वायरल एंटराइटिस से बचने का एक ही तरीका है कि जो डैम है यानी जो मदर है उसका वैक्सीनेशन किया जाए। और इससे क्या होगा कि जो मिल्क है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं जो इसके अगेंस्ट में बनेंगे और बहुत ज़्यादा बनेंगे, और इससे जो ल्यूमन है वो गट का वो पूरी तरीके से भरा हुआ होगा, तो किसी भी टाइप से न्यू बॉर्न में वायरल एंटराइटिस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि वायरल एंटराइटिस नॉर्मली जो यंग वंस होते हैं उनमें फ्यू वीक से फ्यू मंथ तक वो काफ़ी ससेप्टिबल रहते हैं। तो ऐसे वैक्सीनेशन के लिए ये देखा गया है कि मदर में ही वैक्सीनेशन किया जाना बेस्ट रहता है रेदर देन किसी भी, क्योंकि जो यंग वंस होते हैं उसमें वैक्सीनेशन इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल। Now the next viral disease is the viral lymphoreटिकुलर एंड hemopoietic diseases। तो ये ऐसे वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम को डैमेज करते हों या फिर हीमोपोइटिक सिस्टम को डैमेज करते हों। तो लिम्फोरेटिकुलर मतलब क्या हो गया, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करने वाले, और हीमोपोइटिक सिस्टम यानी कि जो हीम का प्रोडक्शन करते हैं जैसे बोन मेरो वगैरह है, इस सिस्टम को डैमेज करने वाले वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो वेनेजुएलन इक्वाइन इंसेफेलाइटिस को सबसे पहले रखते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया हैमस्टर पे। हैमस्टर में देखा गया कि जो थाइमस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, बोन मेरो है, पेयर्स पिचेस हैं, इसमें बहुत जल्दी जो रेटिकुलर सेल्स मतलब जैसे डेंड्राइटिक सेल्स है, मैक्रोफेज है, और लेस डिफ्रेंशिएटेड रेटिकुलर सेल्स है, इनमें इन्फेक्शन होता है। और सीवियर साइटोनेक्रोसिस ऑफ लिम्फॉइड्स एंड माइलॉइड सेल होती है। माइलॉइड सेल मतलब क्या हो गया, माइलॉइड सेल हो गया आपका देखो दो टाइप की सेल्स होती हैं, लिम्फॉइड सेल्स और माइलॉइड सेल। लिम्फॉइड ओरिजिन वाली जो सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका टी सेल है, बी सेल है, ये आती हैं। माइलॉइड सेल ओरिजिन मतलब जैसे मोनोसाइट से है, बेसोफिल्स वगैरह जो है ये आती हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा साइटोनेक्रोसिस मतलब नेक्रोसिस ऑफ सेल यानी सेल डेथ होना। तो इससे एनिमल जब भी होता है तो एक्यूट डेथ हो जाती है एनिमल की, और बिकॉज ऑफ जस्ट इन्फेक्शन ऑफ द रेटिकुलर सिस्टम एंड हीमोपोइटिक सिस्टम। इसमें आगे चलते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पिचेस का डिस्ट्रक्शन होता है तो इंटेस्टाइनल वॉल की भी जो लोकल इंटीग्रिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इंटेस्टाइन में भी देखा गया है, रेटिकुलर सिस्टम में देखा गया है, लेकिन इसका बहुत बड़े पैमाने पर अभी तक जो है इक्वाइंस में डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इक्वाइन में अगर होता है तो लिम्फोरेटिकुलर और हीमोपोइटिक टिश्यू में तो इक्वाइंस में भी डेथ हो जाती है। और ये वायरस इक्वाइंस में लिम्फोरेटिकुलर हीमोपोइटिक सिस्टम से होता हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने के पहले ही इस टाइप के जो हॉर्सेस होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। मान लीजिए अगर ये हॉर्सेस बच भी जाएं तो लेटर स्टेज में मतलब बाद में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग इंसेफ्लाइटिस के कारण ऐसे हॉर्सेस की डेथ होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड सिक्रेशंस हैं जैसे साइटोकाइंस है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, कम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं, ये सभी प्रोड्यूस होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीजेस की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला पहला जो वायरस है वो है रेबीज़। तो रेबीज़ कैसे होता है, जब भी इन्फेक्टेड रेबिड एनिमल बाइट करता है तब इससे के कारण रेबीज़ होता है। और रेबीज़ में स्पेशली जब बाइटिंग होती है तो स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं जहाँ पर बाइट हुआ है वहाँ पर वायरस रेप्लिकेट करता है इनिशियल स्टेज में। रेबीज़ कभी भी सुपरफिशियल एब्रेशन हो जाने से या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्रेशन हो जाने से नहीं होता, या इसके लेस चांसेस होते हैं। तो जब स्ट्राइटेड मसल्स में इसका एक सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाती है वायरस की, तो सफिशिएंट कंसंट्रेशन रीच टू द नियर बाय सेंसरी एंड मोटार नर्व एंडिंग्स, तो वहाँ आसपास जो लोकल
सेंसरी और मोटर नर्व एंडिंग्स होती है, वहाँ पर ये वायरस चला जाता है। इसके बाद ये वायरस बाइंड्स स्पेशली टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, और टू द अदर रिसेप्टर एक्सप्रेस एट द सेंसरी एंड द ऑर्गन और मोटर एंड प्लेट्स। तो या तो ये सेंसरी एंड ऑर्गन से या फिर मोटर एंड प्लेट से ये कहीं ना कहीं मतलब बाइंड हो जाता है फाइनली। द वायरस इंटर दीज distal leads to the nervous system and being its second stage of infection। तो अभी प्राइमरी स्टेज क्या थी? प्राइमरी स्टेज थी मसल सेल में गेनिंग। इसके बाद मसल सेल से उठ करके कहा गया ये नर्वस सिस्टम, जो कि प्राइमरी सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि न्यूरोनल इन्फेक्शन होगा, और जो कि सेंट्रीपिटल पैसिव मूवमेंट से वायरस जो होता है वो एक्सॉन्स के थ्रू जाएगा। सेंट्रीपिटल मतलब इकट्ठा होकर के एक साथ ब्रेन की तरफ बढ़ना, है ना, सभी एक साथ ब्रेन की तरफ बढ़ना, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल में भी पैसिव मूवमेंट होता है ये। अब रेबीज वायरस के इंक्यूबेशन की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड 14th डे से 19th डे तक होता है, लेकिन ये कभी कभी बहुत कई सेवरल ईयर्स भी लगा देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो बाइटिंग साइट होती है वो मसल होती है ज़्यादा करके, या फिर एक ऐसा एरिया होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से काफ़ी दूर होता है। तो जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं यहाँ पर सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है। इसके बाद में जो भी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो इससे स्ट्राइटेड मसल से कनेक्टेड होती हैं, वहाँ पर इस वायरस का अटैक होता है। तो ये वायरस जो होता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर या फिर कोई अदर रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एट सेंसरी एंड ऑर्गन्स और मोटर एंड प्लेट्स से बाइंड होता है, और फिर वहाँ पर एक्सोनल सेंट्रीपिटल पैसिव मूवमेंट से एक्सॉन के थ्रू ये लिम्बिक सिस्टम तक पहुँचता है। इसमें ये वायरस जो है स्पाइनल कॉर्ड का भी यूज़ करता है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी इनिशियली जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे न्यूरोनल इन्फेक्शन होता है, साथ में न्यूरोनल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। जब ये लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन में पहुंचता है तो यहाँ पर एक्सटेंसिव डैमेज करता है, यहाँ एक्सटेंसिवली रिप्लिकेट करता है, और कॉर्टिकल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे में यहाँ पर एबरेंट बिहेवियर एनिमल का देखने को मिलता है, जिसको हम फ्यूरियस रेबिस कहते हैं। Spread within the central nervous system continues, and when the replication occur in the neocortex, the clinical picture changes to that of the dumb form। तो पहले एनिमल बहुत फ्यूरियस होता है, कब? जब लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन में पहुंचता है। फिर बाद में जब ये वायरस नियोकॉर्टेक्स में पहुंचता है तो यहाँ डम्ब रेबिस का फॉर्म देखने को मिलता है। इस समय एनिमल डिप्रेशन, कोमा में चला जाता है, फाइनली डेथ हो जाती है फ्रॉम रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो आफ्टर डेथ इसमें जब हम ब्रेन एग्जामिनेशन करते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज़ करते हैं, और या फिर जो है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसमें न्यूरॉन्स जो इन्फेक्टेड रहते हैं उसमें मिनिमल सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिनिमम सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन से भी एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है। अब इसमें आगे चलते हैं कि लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन से रेबीज़ जो वायरस है वो वापस से सेंट्रीफ्यूगली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स में, पेंक्रियाज में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सलाइवरी ग्लैंड्स में जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये वापस से जब लिम्बिक ऑफ ब्रेन है यहाँ से निकल के सेंट्रीफ्यूगली वापस से सभी ऑर्गन्स में जाता है, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, पेंक्रियास एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सलाइवरी ग्लैंड। नॉर्मली जो वायरस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में असेंबल्ड, जब विरियन का असेंबली होता है तो वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होता है ना। तो वायरस की असेंबली कहाँ होती है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। लेकिन सलाइवरी ग्लैंड के केस में देखा गया है कि वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ल्यूमिनल सरफेस में ऑफ द म्यूकोजल सेल आता है। तो सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसकी असेंबली होती है, और वहाँ से ये आता है बडिंग करके ल्यूमन में,
ऑफ द म्यूकस सेल, जो म्यूकस सेल सरफेस है वहाँ पे। फॉक्स में देखा गया है कि 10⁶ इन्फेक्शियस यूनिट पर माइक्रोलीटर, 10⁶ इन्फेक्शियस यूनिट पर माइक्रोलीटर होती है इस वायरस की इन द सलाइवा। और ये देखा गया है कि जो बाइट होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है, क्योंकि इसके अलावा जो वायरस की शेडिंग है, मतलब सलाइवरी ग्लैंड एज ए बेस्ट मीडिया है फॉर द ट्रांसमिशन, बिकॉज अदर जो मीडिया है, जैसे अगर सपोज कीजिए शेडिंग अगर क्या करते हैं एयरवे से, तो एयरवे से इतना ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। और अगर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम यानी कि फीकल मैटर से या ओरो फीकल रूट से अगर देखें तो भी इतना ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। इसलिए शेडिंग विथ सलाइवा ये सबसे बेस्ट मीडिया है रेबीज़ वायरस के ट्रांसमिशन का। इस टाइप से जो सलाइवा से शेडिंग होती है, ये शेडिंग केवल रेबीज़ वायरस में ही देखने को नहीं मिलती, साइटोमेगालो वायरस में भी देखने को मिलती है। साइटोमेगालो वायरस जो है हर्पीज विरिडी में आता है, हंटा वायरस में भी देखने को मिलती है, ये बनिया विरिडी फैमिली में आता है, और एरिना वायरसेस में भी देखने को मिलती है। द बेसिस फॉर दिस सीम्स टू बी दैट वेरी लिटिल एंटीजन इज प्रेजेंटेड टू द इम्यून सिस्टम। बहुत कम एंटीजेंस होते हैं जो इम्यून सिस्टम को प्रेजेंटेड होते हैं, क्योंकि जो रेबीज़ वायरस है वो या तो मसल में मिलेगा और या फिर उसके बाद में न्यूरॉन्स में मिलेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने के कारण जो है इसके एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते। हाउएवर दिस अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन वुड बी अफेक्टेड बाय एंटीबॉडी इफ़ दे वेयर प्रोड्यूस्ड। हो सकता है कि हम कुछ एंटीबॉडीज़ डाल करके या फिर एंटीबॉडीज़ का स्टार्टिंग जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ मसल सेल में होने के कारण ही होता है, इसके बाद में इसका किसी भी टाइप का एंटीबॉडीज़ प्रोडक्ट नहीं बन पाता। इसलिए रेबीज़ वायरस के इम्यूनाइजेशन में सिर्फ एक ही चीज़ काम कर सकती है कि जो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन है, इसमें हम वैक्सीन के साथ साथ कॉम्बिनेशन में हाइपर इम्यून सीरा या हाइपर इम्यून इम्यूनोग्लोबुलिन्स का भी यूज़ करें, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं अगर मसल्स वगैरह में होंगे तो वहाँ पर जा कर के जो वायरस का कंसंट्रेशन है उसके रिप्लिकेशन को मसल सेल में ही रोक सकते हैं और वो नर्वस सिस्टम में जाने से इसको रोक सकते हैं। When the bite of a rabid animal occur on the head or when the virus is introduced directly into the peripheral nervous system, the incubation period is often short and in some cases post-exposure treatment fails. तो पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट तभी फेल होगा जब रेबीज़ वायरस कहीं ना कहीं सीधा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन पर बाइट होने के कारण सीधा अप्रोच कर गया हो। नाउ नेक्स्ट डिसीज़ है वायरल मल्टी सिस्टम डिसीज़। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैनाइन डिस्टेंपर की। तो कैनाइन डिस्टेंपर पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस है। तो कैनाइन डिस्टेंपर काफ़ी टाइम से ही रिसर्चर के लिए एक मल्टी सिस्टम वायरल डिसीज़ मॉडल रहा है और लार्जली इसमें जो एक पैथोलॉजिस्ट हैं मैक्स एपिल मैक्स एपिल, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के थे। इनकी रिसर्च के कारण से इसको काफ़ी प्रमोशन मिला है। कैनाइन डिस्टेंपर एक एक्यूट एंड सब एक्यूट डिसीज़ है और इसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं और ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है कैनाइन डिस्टेंपर। इसमें वायरस सबसे पहले इसका इनहेलेशन होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम और एल्वियोलर मैक्रोफेज को अफेक्ट करता है और इसी में ग्रो करता है। अब आप समझें कि अगर एल्वियोलर मैक्रोफेज में ग्रो करेगा तो यानी कि ये बाद में जो लिम्फॉइड सेल्यूलर सिस्टम है, लिम्फॉइड सेल सिस्टम है, उसमें चला जाएगा। यानी कि वायरस अब जो है वो विदिन 2 डेज़ मोनोन्यूक्लियर सेल्स में चला जाएगा। तो मोनोन्यूक्लियर सेल्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स वगैरह जो हैं, ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स इनमें चला जाएगा। और ये अब कहाँ चला जाएगा, लिम्फ नोड्स में जाएगा, ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में, टॉन्सिल्स में चला जाएगा। अब विदिन 1 वीक देखा जाए तो इसमें क्लिनिकल साइंस जो मिलेंगे वो आने लगते हैं। इसके बाद ब्लड स्ट्रीम में वायरस जो है बोन मैरो में, स्प्लीन में, थाइमस में, सर्वाइकल और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में, मैक्रोफेजेस में, इन द लेमिना प्रोप्रिया ऑफ स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। मतलब एटलीस्ट ये सभी जितनी भी जगह होती है सभी में स्प्रेड होता है। इसके बाद
द रेट ऑफ स्प्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वायरस आफ्टर 8 to 9 वेरीज, मतलब ये जो वायरस है 8 से 9 दिनों के अंदर थोड़ा सा वेरी करता है, एंड अपेयर टू डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। अगर इतने टाइम तक में 6 से 7 दिन तक में अगर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बन गई, तब 8 से 9 दिन में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा सा वेरी करेगा। Although the role of cell-mediated immunity has not been studied adequately, no neutralizing antibodies found on 7th day, but in some dogs the titer reaches 100 or higher by day to 8 to 9। तो कभी कभी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं बनती है और कभी कभी 8 to 9 तक में सबसे हायर लेवल पे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी डॉग्स में बन जाती है। तो ऐसी केस में वायरस जब होते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं फ्रॉम लिम्फेटिक टिश्यू, और इन्फेक्शन जो होता है वो सब क्लिनिकल होके रह जाता है, मतलब किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता। पर अगर मान लीजिए कि मेजरेबल एंटीबॉडी 9th डे तक नहीं मिलती है, तो या फिर ये कहा जाए कि 14th डे तक भी नहीं मिलती है, तो वायरस क्या होता है पूरी बॉडी में तब तक स्प्रेड हो चुका होता है। एक्सटेंसिव इन्फेक्शन से इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी एरिया में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, स्किन में, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये पहुंच जाता है और कंटिन्यू ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स को इन्फेक्ट करता रहता है। मोनोन्यूक्लियर सेल्स ऑफ लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम, तो मोनोन्यूक्लियर सेल्स मतलब टी सेल बी सेल को कंटिन्यूसली इन्फेक्ट करता रहता है। इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कारण क्या होता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है। तो ये देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वायरस गया है तो क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा, डायरिया करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया है तो ब्रोंकाइटिस करेगा, निमोनिया करेगा। स्किन में गया है तो वहाँ पे डर्मेटाइटिस करेगा। जब ये वायरस ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन में क्या करता है, जो मेनिंजियल मैक्रोफेजेस हैं यहाँ पर चला जाता है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स में जाता है, इन पेरीवेस्कुलर एडवेंटिशिया में जाता है, और बाद में एपेंडाइमल एंड ग्लियल सेल्स में जाता है, न्यूरॉन्स में जाता है। तो वहाँ पर जाकर के ये न्यूरोनल इन्फेक्शन करता है और न्यूरोनल बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, जिसमें एनिमल को मायोक्लोनिया, टोनिक क्लोनिक स्पाज्म और जो है पैरासिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और अगर रिकवरी भी हो जाए एनिमल की, तब भी ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे पैरासिस होना, मोनोक्लोनिया होना या फिर टोनिक क्लोनिक स्पाज्म होना, ये बना रहता है। लगभग 40 से 60 दिन के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस विथ कैरेक्टरिस्टिक डीमाइलिनेशन डेवलप इन सम डॉग्स। रिकवरी होने के बाद भी इंसेफ्लाइटिस देखने को मिलती है, क्योंकि डीमाइलिनेशन हो चुका होता है कुछ डॉग्स में, और डीमाइलिनेशन होने से इंसेफ्लाइटिस ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। फिर इसके कारण ऐसे डॉग्स में डेथ हो जाती है। अगर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ब्लड में मिल जाती हैं या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मिलती हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये एनिमल इट इज़ अफेक्टेड फ्रॉम सीडी। और लगभग जब ऐसे इंसेफ्लाइटिस के केस मिलते हैं तब भी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में ऐसे डॉग्स में मिलती है। रिकवरी अगर होती है तो बहुत प्रोलॉन्ग इम्यूनिटी होती है, हमेशा के लिए लाइफ स्पान में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहता है ऐसे केस में। तो इसमें ऐसे डॉग को हम कहते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंसेफ्लाइटिस कॉल्ड इज ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस, पर ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे डॉग बच भी जाते हैं और उसमें अगर वायरस का टाइटर ज़्यादा रहता है तो भी ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस की कंडीशन में ये डॉग चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है किस टाइप से एक्यूट फेज में वायरस की एंट्री होती है। तो फर्स्ट डे पर एल्वियोलर मैक्रोफेज में एंट्री होती है, देन सेकेंड डे पर ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में ये चला जाता है, जो ब्रोंकाई में लिम्फ नोड्स होते हैं। यहाँ पर ये ब्लड की मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो रहती हैं उसमें चला जाता है, जैसे टी सेल, बी सेल्स वगैरह में। इसके बाद ये पूरी ब्लड सर्कुलेशन से मूव करता हुआ अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, जैसे थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स वगैरह। और यहाँ से माइग्रेट होके 7वें दिन तक ये जाता है माइग्रेटिंग मोनोन्यूक्लियर सेल्स बिलो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन एंड स्किन एंड पेरिवेस्कुलर स्पेसेस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी बनती है कि एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं और 8th to 9th डे पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होते हैं। पर फिर भी अगर एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती तब क्या होता है, सरफेस एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पर चला जाता है वायरस। एंटीबॉडी अगर बन जाती है तो रिकवरी हो जाती है और कंप्लीट एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता तो एक्यूट इंसेफ्लोमाइलाइटिस होता है जो कि ब्रेन में होता है। यहाँ जो मेनिंजियल मैक्रोफेजेस हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं या फिर ग्लियल सेल्स हैं, इसमें इसका प्रोलिफरेशन होता है वायरस का, और वायरस के कारण फाइनली डॉग में मोनोक्लोनिक कन्वर्जन्स होना, इसके अलावा क्लोनिक स्पाज्म आना, पैरासिस होना और मायोक्लोनिया होना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं और फाइनली डॉग की डेथ हो जाती है। लेटर स्टेज में मान लीजिए अगर डॉग सर्वाइव कर गया विद इन 20 डेज, ये था हमारा अभी तक 20 डेज का पूरा पैथोजेनेसिस। अगर 20 डेज के बाद भी सर्वाइव कर गया तो 1 to 2 मंथ्स में लेट डीमाइलिनेटिंग एंसेफ्लोमाइलाइटिस देखने को मिलता है, जो कि रियर होता है लेकिन फेटल होता है, क्योंकि इसमें भी डीमाइलिनेशन होता रहेगा 1 to 2 मंथ्स में। और अगर आप 2 मंथ्स मतलब 24 मंथ्स 2 साल के बाद अगर देखेंगे तो 2 साल के बाद इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इसमें न्यूरॉन्स में कंटिन्यूसली ये कैनाइन डिस्टेंपर का वायरस रिप्लिकेट होता रहेगा और इट में लीड्स टू ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस, और ये बहुत रियर होता है और वेरी फेटल होता है। नाउ नेक्स्ट मल्टी सिस्टेमिक डिसीज़ है कैनाइन पार्वोवायरस डिसीज़। कैनाइन पार्वोवायरस डिसीज़ जो है ये कैनाइन पार्वोवायरस के कारण हो रही है और इसमें एक रिमार्केबली होस्ट रेंज म्यूटेशन देखने को मिलता है। होस्ट रेंज म्यूटेशन मतलब ये हो गया स्पीशीज़ जंपिंग म्यूटेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले ये डिसीज़ फेलाइंस में होती थी, इसलिए इसको फेलाइन ल्यूकोपेनिया कहते थे, और फेलाइन पार्वोवायरस से होती थी, और ये अब जंप करके कैनाइंस में आ गई। तो पहले ये कैट की डिसीज़ थी, अब जो है डॉग की डिसीज़ हो गई, और डॉग में फेलाइन पार्वोवायरस कन्वर्ट हो गया कैनाइन पार्वोवायरस 2 में। तो यहाँ पर वायरस को एस फेज ऑफ सेल साइकिल की ज़रूरत होती है फॉर देयर रिप्लिकेशन। तो फीटस में या नियोनेट्स में देखा गया है कि ऑलमोस्ट सभी सेल्स जो है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होती है, हाई लेवल की ग्रोथ से एंड हाई लेवल ऑफ सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। इसीलिए सभी सेल्स में मतलब इनिशियल स्टेज में ही नियोनेट्स में ये डिसीज़ हो सकती है। अगर ओल्डर एनिमल में देखा जाए तो ओल्डर एनिमल में जो वायरस का रेप्लिकेशन है वो केवल लिम्फॉइड टिश्यू में देखने को मिलता है, हीमोपोइटिक टिश्यूज़ में देखने को मिलता है और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में देखने को मिलता है। तो वायरस का मेन उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि कैसे भी करके सेल डेथ की जाए, है ना। तो इस बेसिस पर 2 टाइप के सिंड्रोम्स, क्योंकि हाई लेवल ऑफ सेल डिवीज़न होता है तो ऐसे में हाई लेवल ऑफ वायरस टाइटर भी होता है, तो केवल 2 टाइप के सिंड्रोम जो है ऑलमोस्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो पपीज़ में देखने को मिलता है। पपीज़ में मल्टीफोकल नेक्रोसिस होती है ऑफ द मायोकार्डियम एंड डाइड ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर। तो पपीज़ में अगर हो गया तो डेथ किस लिए होगी, केवल मल्टीफोकल नेक्रोसिस होने के कारण होगी और मायोकार्डियम की, और जस्ट डाइड हो जाएगा ड्यू टू एक्यूट हार्ट फेलियर। तो पपीज़ में सिर्फ मायोकार्डाइटिस देखने को मिलता है, और मायोकार्डाइटिस के टाइम पर लेथर्जी रहती है, डिस्पनिया रहता है और पल्मोनरी इडीमा रहता है। ये जो चीज़ें हैं ये देखने को मिलती हैं पपीज़ में। अब ओल्डर डॉग की बात करें तो अबाव 5 वीक्स ऑफ एज, तो ये होते हैं ओल्डर डॉग्स। तो ये बिलो 5 वीक्स ऑफ एज जो होते हैं वो पपीज़ होते हैं, और जो 5 वीक्स के अबाव चले गए वो ओल्डर डॉग होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ल्यूकोपेनिया होता है। ऐसे एनिमल्स में ल्यूकोपेनिया तो मिलता ही है, साथ में इनमें सीवियर हिमोरेजिक इंटराइटिस मिलता है इन 20% एनिमल्स। इसके अलावा डायरिया होता है इनमें। ऐसे एनिमल्स में
डिहाइड्रेशन होता है, वोमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और ऐसे जो डॉग्स हैं डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और साथ में एंडोटॉक्सीमिया भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली इस टाइप के जो लीजन्स हैं वो ओल्डर डॉग में देखने को मिलते हैं। ऐसे डॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स लीजन्स देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स क्या होते हैं? जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन और इंटेस्टाइन है, इनमें देखने को मिलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स क्या होते हैं? नेक्रोसिस मिलती है, साथ में शॉर्टनिंग एंड ब्लंटिंग ऑफ विलाई देखने को मिलती है, इंटेंस इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेशन इनटू द लेमिना प्रोप्रिया देखने को मिलता है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है लेमिना प्रोप्रिया वगैरह इंटेस्टाइन की, वहाँ पे इंटेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। अब वायरस का पैथोजेनेसिस समझते हैं। वायरस सबसे पहले एंट्री करता है ओरोफेरिंग्स में। ओरोफेरिंग्स में सबसे पहले ये जाता है टॉन्सिल्स में और रीजनल लिम्फ नोड्स में। तो टॉन्सिल्स में ये रेप्लिकेशन करता है, और जैसे ही इसका रेप्लिकेशन होता है ये रीजनल लिम्फ नोड से होता हुआ थाइमस में जाता है, स्प्लीन में जाता है और बोन मेरो में जाता है। और यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको अफेक्ट करता है। तो इन्फेक्टेड फर्स्ट लिम्फोसाइट्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस, थाइमस के लिम्फोसाइट्स में, जर्मिनल सेंटर इन द टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, पेयर्स पैचेस एंड वाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन। तो जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं उसको ये अफेक्ट करता है। फिर ये पूरा जो प्रोसीजर है ये 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाता है। वायरल एप्लीकेशन इन द लिम्फोसाइट इन दिस टिश्यूज हैव बीन डिटेक्टेड एज अर्ली एज 24 आवर्स आफ्टर ओरल इन्फेक्शन। जैसे ही ओरल इन्फेक्शन हुआ 24 आवर्स के अंदर अंदर ये डिटेक्ट होने लगता है वायरस इन टिश्यूज से। ठीक है, वायरस जो है बहुत जल्दी इन टिश्यूज़ का नेक्रोसिस करता है एंड जनरलाइज्ड डिक्रीज इन सेलुलरिटी इन द साइट्स, और कोशिश करता है कि धीरे धीरे इन साइट्स की जो सेल्स हैं वो डैमेज होती चली जाए, सेलुलरिटी डिक्रीज होती चली जाए। फाइनली 2 दिन के अंदर अंदर वायरेमिया होता है, और वायरेमिया होने पर वायरस जो है अपने टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है। तो 2 दिन के अंदर ये जो वायरस है ये अपने मेन टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है। बोन मेरो की बात करें तो बोन मेरो में जो माइलाइट सेल्स हैं, इरिथ्रॉइड सेल्स हैं, मेगा कैरियोसाइटिक सीरीज़ है, उनका ये डिस्ट्रक्शन करता है। तो ऐसा कंफर्म नहीं हो पा रहा कि ऐसा सीधा डिस्ट्रक्शन क्या वायरस खुद करता है या फिर ये किसी बायस्टैंडर इफ़ेक्ट के कारण होता है। तो बायस्टैंडर इफ़ेक्ट क्या होता है? बायस्टैंडर इफ़ेक्ट होता है कि मान लीजिए एक सेल पहले से इन्फेक्टेड है और वो डिस्ट्रॉय होने जा रही है, तो दूसरी सेल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। या फिर जैसे आप अगर एक बायस्टैंडर इफ़ेक्ट को समझें तो मान लीजिए अगर किसी एक पर्सन को हेल्प चाहिए, तो वहाँ पर खड़ी हुई भीड़ में अगर कोई पर्सन हेल्प करना भी चाहता है तो भी वो दूसरों के चक्कर में आकर के हेल्प नहीं कर पाता। इस टाइप का जो इफ़ेक्ट होता है इसको हम बायस्टैंडर इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ऐसा ही वायरसेस में भी होता है। वायरसेस में ये कंफर्म नहीं हो पाता कि क्या जो सेल डेथ हुई है वो वायरस ने खुद की है या सराउंडिंग कोई जो सेल है वो हेल्प नहीं कर पा रही है जिसके कारण ये डेथ हुई है। तो एंड रिलीज ऑफ साइटोटॉक्सिक लिम्फोकाइंस, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो साइटोकाइन रिलीज करते हैं जो साइटोटॉक्सिक होते हैं, तो उसके कारण भी ये बायस्टैंडर इफेक्ट हो सकता है। पपीज़ में देखा जाए तो कार्डियक मसल डिस्ट्रॉय होती है। कार्डियक मसल जो है पपीज़ में डिस्ट्रॉय होने के कारण मायोकार्डाइटिस होता है। पर इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आफ्टर 15 डेज कार्डियक मसल का डिवीज़न रुक जाता है। ओके, तो पपीज़ में जिनमें आफ्टर 15 डेज़ अगर देखा जाए तो ये मायोकार्डाइटिस डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि 15 डेज़ हो चुके हैं और ऐसे में अब जो मायोकार्डियम का डिवीज़न है वो रुक चुका होगा। इंटेस्टाइन की बात करें तो ये वायरस जो होता है क्रिप्ट्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स पर अटैच होता है, डिस्ट्रॉय करता है स्पेशली इन द इलियम एंड जेजुनम। ओके, तो इलियम और जेजुनम में जाता है यानी लोअर इंटेस्टाइन में, लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ पर वायरस जो है फीसिस में शेड होता है। तो ये देखा गया है 10⁻9 ID50 पर ग्राम ऑफ फीसिस इसका कंसंट्रेशन मिलता है। तो क्रिप्ट्स का डैमेज होता है, पेयर्स साथ में जो पेयर्स पिचेस से जुड़े होते हैं उनका डैमेज होता है। द लॉस ऑफ क्रिप्ट्स
cells interfere with the replacement of the normal high rate of cellular loss from the tip of villi and results in a flattened. तो कोशिश ये की जाती है कि कैसे भी करके ये जो लॉस हो रहा है इसको रोका जाए। तो ऐसे में फाइनली फ्लैटेंड एपिथेलियम बनती है जो कि बहुत शॉर्ट विलाई होती हैं और ये बैलेंस जो सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव फंक्शन का जो बैलेंस होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो आपको ये पता है कि जो एब्जॉर्प्टिव है वो विलाई के टिप पर होती है और सिक्रेटरी जो होती है वो विलाई के बेस पर होती है। ऐसी दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो अल्टीमेटली जब इनका बैलेंस गड़बड़ होता है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्मोटिक डिसरेगुलेशन होने के कारण डायरिया हो जाता है। तो ऐसे डॉग्स में डायरिया देखने को मिलता है। तो ये जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं ये भी कभी कभी एंडोटॉक्सीमिया होने के कारण भी देखने को मिलते हैं। अगर एंटीबॉडी टाइटर की बात करें तो 5th डे पर एंटीबॉडी का टाइटर डिटेक्ट हो जाता है और 7th डे ऑफ पोस्ट इन्फेक्शन इसका लेवल जो होता है वो हाईएस्ट रहता है। तो देर इज़ रीजनरेशन ऑफ लिम्फॉइड हेमोपोएटिक एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स इन एक्जुबरेंट लिम्फॉइड हाइपरप्लासिया सीन बाय 7th डे ऑफ पोस्ट इन्फेक्शन। तो अब वापस से रीजनरेशन, अगर एनिमल 7 दिन तक सर्वाइव कर गया तो ये आगे भी सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में लिम्फॉइड हाइपरप्लासिया देखने को मिलता है। द अमाउंट ऑफ वायरस इन द ब्लड एंड द टिश्यूज डिक्लाइन रैपिडली and in most instances by day 6 to 8 virus is no longer detectable in the tissue। तो अल्टीमेटली जो 8th डे आता है 8th डे तक आते आते वायरस इज नॉट डिटेक्टेबल। द अमाउंट ऑफ वायरस इन द फीसेस डिक्लाइन एट द सेम टाइम ऑल्दो द रेयर इंस्टेंस इट हैज़ बीन डिटेक्टेड फॉर ए लॉन्ग एज 22 डेज। तो 22 दिन तक भी कभी कभी फीसेस में आप वायरस देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि 8वें से 9वें दिन के बाद वायरस डिटेक्ट होता नहीं है, रेयर केस में ही डिटेक्ट होता है। इफ़ इट वेयर नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल दैट आर नॉट रिप्लेस्ड सच एज द कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल कभी रिप्लेस नहीं हो पाती और इसके कारण कार्डियक मसल में जो डैमेज है वो हमेशा बना रहता है। तो ऐसा ही फेलाइन ल्यूकोपेनिया वायरस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सेरेबेलम की सेल्स होती हैं जो डैमेज होती हैं। तो सेरेबेलम की सेल्स डैमेज होने के कारण जो फेलाइन ल्यूकोपेनिया है इसके इन्फेक्शन में भी ये सेरेबेलम वापस रिपेयर तो नहीं हो पाएगा। अब जब पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाता है तो पोस्टमार्टम में हमें ये तो पता है कि मायोकार्डियल डैमेज हुआ है, लेकिन मायोकार्डियल डैमेज इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट इन कंडीशन ऑफ एक्यूट पार्वोवायरल इन्फेक्शन। तो कोशिश करें तब भी हम उस मायोकार्डियल डैमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट डिसीज़ दैट इज़ द इबोला हेमोरेजिक फीवर। इबोला वायरस जो होता है वो 15th नंबर यानी कि फिलोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इबोला हेमोरेजिक फीवर जो है ये एक जूनोटिक डिसीज़ है, इसका जेनेटिक इम्पोर्टेंस है और ये ह्यूमंस में जो होता है वो इबोला के वायरस सबटाइप्स ज़ेरी, सूडान एंड कोटे डी आइवोरी के स्ट्रेंस से होता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 4 to 10 डेज़ का रहता है। इसमें बाद में बहुत फटाफट जो सिम्टम्स आते हैं वो है फीवर, सीवियर हेडेक, मेलाइज, माइल्जिया, ब्रेडिकार्डिया एंड कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद फेरिंजाइटिस, नोसिया एंड वोमिटिंग, हेमेटमेसिस एंड मेलेना, मतलब ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में प्रोस्ट्रेशन होता है एंड ब्लीडिंग होती है। इज़ मैनिफेस्टेड विद द पेटेचियाई बनते हैं, इसमें इकाइमोसिस बनते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग फ्रॉम वेनी पंचर साइट्स। तो जहाँ जहाँ पर भी वेन पंचर होती है वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। विसरल हेमोरेजिक इफ्यूजन्स भी होता है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसमें हेमोरेजिक इफ्यूज़न होना शुरू हो जाता है। डेथ यूजुअली 6 to 9 डेज़ में हो जाती है। इसमें अबॉर्शन है वो भी कॉमनली देखने को मिलता है। और अगर इन्फेंट अगर बोर्न हुए होते हैं तो वो फेटली होते हैं, उनकी तो डेथ होती है, क्योंकि अगर वो सिक मदर से डेवलप हुए होते हैं तो ऐसे इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है।
इसमें convalescence is slow and marked by prostration, weight loss and often by anamnesis। तो अगर मान लीजिए ठीक भी हो रहे होते हैं इसमें, तो प्रोस्ट्रेशन बहुत होता है, वेट लॉस बहुत होता है और एनामनेसिस बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको भूलने की बीमारी होने लग जाती है। इबोला की यही जो डिसीज़ है ये मंकीज़ में भी देखने को मिलती है, जैसे रीसस मंकी है, साइनोमोलगस मंकी है, या फिर अफ्रीकन ग्रीन मंकी है ना, या फिर बेबून्स हैं, इनमें भी देखने को मिलती है। और इनमें भी 4 to 6 डेज़ का ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इनमें भी इंटरस्टिशियल हिमोरेजेस देखने को मिलते हैं, और इनमें भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रोफ्यूज प्रोस्ट्रेशन होता है और शॉक लग के इनकी भी डेथ हो जाती है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ इबोला वायरस देख लेते हैं। क्योंकि ये वायरस जो है एक हिमोरेजिक डिसीज़ कॉज कर रहा है, इसलिए डेफिनेटली ये थ्रू आउट द बॉडी सभी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर मिलेगा। इसके अलावा ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल सिस्टम में, जैसे मैक्रोफेज है, इन द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन वगैरह में भी मिलेगा। तो स्प्लीन में मिलेगा, मैक्रोफेजेस में मिलेगा, एंडोथेलियल सेल्स में मिलेगा, और एक और कि ये जो मल्टीपल ऑर्गन की जो पेरेन्काइमा है, स्पेशली लीवर, इसमें भी मिलेगा। तो ऐसा होने से बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ में स्वेलिंग आएगी, हिमोरेजेस होगा, फोकल नेक्रोसिस होगा। इंटरनली बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिमोरेजेस हो रहे हैं। साथ में अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो हिमोरेजेस मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम हिमोरेजिक डायस्थेसिस इसको टर्म कहते हैं। फाइनली ये वायरस जो है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल शेड होता रहता है। नाउ नेक्स्ट डिसीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट डिसीज़ है क्रोनिक वायरल डिसीज़। तो ऐसी अब वायरल डिसीज़ पढ़ेंगे हम जो कि क्रोनिक नेचर की होती है, जिसमें हमारा पहला है फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस वायरस। फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस वायरस जो होता है ये कोरोनाविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस जो है ये एक कोरोना वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, और नॉर्मली फेलाइन एंटेरिक कोरोना वायरसेस जो होते हैं ये बहुत ही लो विरुलेंस वाले होते हैं, है ना, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो एक यंग वंस में देखा गया है कि सेल्फ लिमिटिंग डायरिया होता है इसमें, सेल्फ लिमिटिंग डायरिया इन यंग वंस। और किटन्स वगैरह में जो बड़ी एज की, जो ओल्ड एज की होती है, उसमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इस वायरस के अलग अलग जेनेटिक वेरिएंट्स होने के कारण ये कभी कभी विरुलेंट भी हो जाता है, और ये वायरस जो है मैक्रोफेज में रेप्लिकेट करता है। ये इसका सबसे बड़ा मेन प्लस पॉइंट है। तो मैक्रोफेज में रेप्लिकेट करने के कारण ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है उससे बचा हुआ रहता है। इसमें मिलने वाले पेप्लोमास जो हैं वो वायरल अटैचमेंट के लिए, मेम्ब्रेन फ्यूज़न के लिए और वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ में ये जो पेप्लोमास हैं ये विरियॉन एस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जिसमें म्यूटेशन होने के कारण ये अलग अलग सेल्स से बाइंड हो पाते हैं। तो देयर इज़ अ मेन म्यूटेशन इज़ टू बी सीन इन विरियॉन एस ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस डिसीज़ है ये तब भी हो जाती है जब फेलाइन ल्यूकीमिया वायरस का इन्फेक्शन होता है, या फिर फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन होता है। क्योंकि ये जो डिसीज़ेज़ हैं ये नेचर वाइज इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं, और इम्यूनोसप्रेशन करने के कारण जब भी स्ट्रेस होता है, ओवर क्राउडिंग होती है, पुअर सैनिटेशन होता है, पैरासाइट्स होते हैं, इंटर करंट डिसीजेज़ होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फेलाइन ल्यूकेमिया एंड फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इसके कारण भी जो है फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस डिसीज़ हो जाती है। तो ये जो फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी है ये रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस है, और जो फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया है ये पार्वोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। फेलाइन इन्फेक्शियस एनीमिया में जो कैटरीज होते हैं उसमें
क्रोनिक एसिम्टोमेटिक कैरियर और शेडोज भी होते हैं। तो इंडेमिक एरिया में ये देखा गया है कि ये जो कैटरीज होते हैं जो एसिम्टोमेटिक, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वो कैरियर की तरह काम करते हैं या शेडर की तरह काम करते हैं। और इनका अगर इम्यूनाइजेशन कर भी दिया जाए तब भी होता ये है कि ये सुपर इन्फेक्शन वाले एनिमल्स हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जिस वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन किया होता है वो डिफरेंट होता है, और एंटीजेनिकली रिलेटेड होने के बाद में भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, तो दूसरे टाइप के वेरिएंट का भी इन्फेक्शन इनमें रहता है। तो इस टाइप के टर्म को हम कहते हैं क्वासी स्पीशीज़। क्वासी स्पीशीज़ का मतलब ये होता है कि जेनेटिकली तो वायरस सेम है, लेकिन उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो डिफरेंट वेरिएंट्स, अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स होने के कारण ये डिसीज़ इनमें बनी रहती है। तो ऐसा होने पर जब आप ये देखेंगे कि दो अगर सेम कैट में सेम डिसीज़ हो रही है, तब भी उनके डिफरेंट क्वासी स्पीशीज़ होने के कारण उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब सेम उनमें क्या होगा, why littermate which most likely are infected at the same time and from the same source harbors genetically related but slightly different variants, इसको क्वासी स्पीशीज़ कहते हैं लॉन्ग आफ्टर विनिंग। तो इसीलिए आफ्टर विनिंग इनमें अलग अलग टाइप के क्वासी स्पीशीज़ बन सकते हैं। ये जो फेलाइन पेरिटोनिटिस इन्फेक्शस पेरिटोनिटिस का इन्फेक्शन है, ये एज रिलेटेड भी होता है और बायोफिजिक भी होता है। ये देखा गया है कि 6 to 12 मंथ्स के जो कैट्स होती हैं उनमें हाईएस्ट इंसिडेंस होता है। इसके बाद जो कैट्स 5 to 10 ईयर्स ओल्ड होती हैं उनमें लोअर इंसिडेंस होता है, लेकिन ये इंसिडेंस वापस से बढ़ता है, और जो 13 ईयर्स की कैट्स होती हैं उनमें भी धीरे धीरे वापस बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 13 ईयर्स ओल्ड कैट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होती है। इसके कारण ये बायोफेजिक है। बायोफेजिक का मतलब ये है कि फर्स्ट फेज़ में स्मॉल कैट्स में ये सबसे ज़्यादा रहता है, फिर 5 से 10 साल की उम्र में कम होता है, फिर उसके बाद 13 ईयर्स में आते हैं तो ये फिर बढ़ जाता है। तो यही है बायोफेजिक और एज रिलेटेड और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के डाउन होने के कारण ऐसा होता है। क्लिनिकली इसमें दो फॉर्म्स मिलते हैं। पहला वाला फॉर्म होता है इफ्यूजिव फॉर्म, जिसको वेट फॉर्म कहते हैं। दूसरा वाला फॉर्म होता है नॉन इफ्यूजिव फॉर्म, इसको ड्राई फॉर्म कहते हैं। जो वेट फॉर्म होता है इसमें वेट फॉर्म में क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं। ब्लड वेसल को डैमेज करने से बहुत सारा सीरम प्रोटीन और फ्लूइड जो होता है वो बॉडी कैविटीज़ में आता है, और इसके कारण ये देखा है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है ड्यू टू पेरिटोनियल फ्लूइड एक्मुलेशन। ये भी देखा गया है कि प्लूरल और पेरिकार्डियल फ्लूइड में भी एक्मुलेशन होता है। जो नॉन इन्वेजिव वाला फॉर्म है जिसको ड्राई फॉर्म कहते हैं, इसमें मल्टीपल पायोग्रेनुलोमेटस लीजन्स बनते हैं। तो ये जो मल्टीपल पायोग्रेनुलोमेटस लीजन्स हैं ये ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होते हैं, और इसमें पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होता है, जैसे कि लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ये सारे के सारे आते हैं इन द पेरेन्काइमा ऑफ मेनी ऑर्गन्स, स्पेशली द आईज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो यहाँ सब जगह पेरीवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पायोग्रेनुलोमेटस लीजन्स का होता है। These cellular infiltrates cause local tissue necrosis and functional disruption। तो ना लोकल टिश्यू भी डैमेज हो जाता है, साथ में फंक्शनली भी ऐसे टिश्यू काम नहीं कर पाते, उनका डिसरप्शन हो जाता है। तो फेलाइन इन्फेक्शस पेरिटोनाइटिस जैसे ही होता है वैसे ही सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दोनों जनरेट हो जाते हैं। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये नॉन इफ्यूजिव डिसीज़ में देखा गया है, जिसमें पायोग्रेनुलोमेटस बनता है। लेकिन जो इफ्यूजिव डिसीज़ है इसमें सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स काम नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। तो इसमें जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स और हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट होती है, यानी कि इसमें HMI क्रिएट होती है ना, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ बाइंड होती है तब ये मोनोसाइट और मैक्रोफेज के द्वारा फेगोसाइटोज्ड हो जाती है। तो इसके बाद ये मोनोसाइट्स, ये वायरस जो होता है मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज में
मतलब अपटेक होने के बाद में अपनी रेप्लिकेशन को फैसिलिटेट करता है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे लेटेंसी, लाइफ लॉन्ग कैरियर स्टेटस एंड रिकरेंट हर्पीज वायरस डिसीजेस। तो बहुत सारे अल्फ़ा हर्पीज़ वायरसेस जैसे कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड 2 जो कि ह्यूमंस के होते हैं, ये लेटेंट इन्फेक्शन करते हैं और इंटरमिटेंट एपिसोड्स में वापस से रिकरेंट डिसीज़ करते हैं और वायरस की शेडिंग करते हैं। मतलब ये आते हैं और इसका फिर बाद में दिखाई भी नहीं देते, इसकी वायरल डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं होता और फिर वापस से रिकरेंट डिसीज़ करते हैं, तो रिक्रूडेसेंट शो करते हैं, वायरस की शेडिंग करते हैं। तो इस टाइप की मैकेनिज़्म जो होती है, ये ऐसा नहीं है कि केवल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में ही मिलती है जो कि ह्यूमंस की है, ये बोवाइन हर्पीज वायरस 1 में भी मिलती है, स्यूडो रेबीज़ इन स्वाइन्स में भी मिलती है। तो बोवाइन हर्पीज वायरस से कौन सी डिसीज़ होती है? इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रिकाइटिस, इन्फेक्शियस बोवाइन वल्वोविजिनाइटिस, है ना, या फिर बेलेनोपोस्थाइटिस, ये डिसीजेस इसमें मिलती है। तो सबसे पहले ये जो वायरस है ये नेज़ोफेरिंग्स पर अटैक करते हैं और नेज़ोफेरिंग्स पर इन्फेक्ट करते हैं ये म्यूकोक्यूटेनियस एपिथेलियल सेल्स को। किसको? म्यूकोक्यूटेनियस एपिथेलियल सेल्स को, जिसके कारण इन सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है। यहाँ पर वेसिकल फॉर्मेशन होता है और अल्सरेटिव लीजन्स बनते हैं जिसको हम राइनोट्रेकियाइटिस कहते हैं। तो राइनोट्रेकियाइटिस के नाम से ही ये चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद में ये इतने छोटे लीजन्स बनते हैं कि दिखाई भी नहीं देते, लेकिन दे आर द गुड सोर्स ऑफ दिस वायरस। अब यहाँ से ये वायरस आगे जाते हैं और जो नर्व्स की एंडिंग्स होती है वहाँ पर चले जाते हैं, है ना, एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द एक्सोप्लाज्म ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर। ये सेंसरी नर्व फाइबर के जो एक्सोप्लाज्म होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो एक्सोप्लाज्म मतलब क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म होता है वही एक्सोप्लाज्म होता है इन केस ऑफ नर्व सेल्स। तो पर्टिकुलरली ये है ट्राइजेमिनल नर्व और या फिर स्पाइनल गैंग्लियाज वगैरह में, ठीक है। तो ये तो था मैटर अगर वो नेज़ोफेरिंग्स से एंटर करते हो। अगर वो वल्वोविजिनाइटिस कॉज कर रहे हैं या बेलेनोपोस्थाइटिस कॉज कर रहे हैं, तो अब ये किस सेल्स को डैमेज करेंगे? ये एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेंगे ऑफ ड्यूरिंग जेनाइटल कॉन्टेक्ट या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के टाइम पर। तो अगेन द सेम लीजन यहाँ पर भी नर्व एंडिंग्स पर ये पहुँचेंगे और स्पाइनल गैंग्लिया में पहुँचेंगे। तो इस टाइप से जो वायरस होता है उसका ट्रांसमिशन होता है। जहाँ तक लेटेंसी की बात है तो आप देखिए कि वायरस किस टाइप से लेटेंट बने रहते हैं। तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का। गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, इन द गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इज रेस्ट्रिक्टेड ग्रेटली। तो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में रेप्लिकेशन नहीं होता वायरस का। When these neurons are first infected, replicative process including messenger RNA synthesis occurs to some extent but do not result in cell lysis। तो अगर यहाँ पर ये गलती से रेप्लिकेट हो भी गए तो सेल लाइसिस नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर जो है आरएनए का सिंथेसिस थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे। तो इस वायरस की लेटेंसी को बनाए रखने के लिए अभी तक हमने समझा कि सेल लाइसिस भी नहीं होगी, रेप्लिकेशन भी उसके अंदर थोड़ा बहुत होगा गैंग्लियोनिक नर्व्स में। तो क्या होता है आगे? आफ्टर ए फ्यू डेज अ लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द सर्कुलराइज्ड एपिसोमल फॉर्म ऑफ द वायरल जीनोम बिकम रेस्ट्रिक्टेड। क्योंकि लेटेंसी में तभी जा सकते हैं जब आप कोई सर्कुलराइज्ड या फिर एपिसोमल फॉर्म ऑफ वायरल जीनोम बनाएंगे। यदि वायरल जीनोम एपिसोमल यानी क्रोमोसोम से अटैच नहीं होगा होस्ट के, तब तक लेटेंट नहीं होगा, है ना, तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता रहेगा। इसलिए एपिसोमल फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा बनाने पर वायरल जीनोम बिकम रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू ट्रांसक्रिप्ट नोन एज लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट। तो अब किस टाइप के ट्रांसक्रिप्ट बना सकता है ये वायरस? केवल लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट ही बना सकता है। एंड परहैप्स सेवरल अदर जीन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग जैसे थाइमिडिन काइनेज है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है एंड इमीडिएटली अर्ली प्रोटीन्स है। तो इमीडिएट अर्ली प्रोटीन्स बना सकता है ये, जिसको हम IE110 कहते हैं।
या फिर ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज बना सकता है, या फिर थायमिडिन काइनेज बना सकता है, या फिर लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट बना सकता है। इसके अलावा ये हर्पीस वायरस यहाँ गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में रहते हुए कोई नया ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। तो इस टाइप से जो लेटेंसी या जो लेटेंट फेज में रहने वाले वायरसेस हैं वो लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट्स बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो हर्पीस वायरस हैं जो लेटेंट स्टेज में रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट बनाए ही बनाएं। ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं बनाते हों, इसलिए इनकी लेटेंसी में जाने का जो या लेटेंट फेज में जाने का जो मैकेनिज़्म है वो अभी तक इतना क्लियर नहीं हुआ है। जब ये वायरस एक बार लेटेंसी कंडीशन में चले जाते हैं तो इन वायरस को इन न्यूरॉन्स से रिमूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं दे डू नॉट डिवाइड, देयर इज़ नो नीड फॉर कंटिन्यूइंग वायरल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर वायरस भी लेटेंसी फेज में रहेगा और न्यूरॉन्स भी डिवाइड नहीं होंगे, तो वायरस को न्यूरॉन्स से रिमूव करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये होस्ट सेल को डैमेज कर सकते हैं, that might damage the host cell. In latent herpes virus simplex virus infection in the humans, it is estimated that 1 of 30 of the trigeminal ganglion neurons, trigeminal ganglionic neurons जो होते हैं 30% इन्फेक्टेड रहते हैं, में कंसिस्ट ऑफ वायरल डीएनए विथ 20 to 100 कॉपीज़ पर सेल। एक एक सेल में 20 से 100 कॉपीज़ वायरल डीएनए की होती है, और ट्राइजेमिनल गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में तो लगभग 30% जो है सेल्स इन्फेक्टेड होती है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूरोनल सेल डैमेज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये सोचा गया है कि क्या ऐसे में होस्ट सेल का डैमेज होगा। तो ऐसे में होस्ट सेल का डैमेज नहीं होता है और वायरस कंटिन्यू लेटेंसी स्टेज में बना रहता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे से इनको लेटेंट वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो पीरियडिकली रीएक्टिवेटेड होता जाता है। तो कहाँ से रीएक्टिवेट होता है? गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स से ही रीएक्टिवेट होता है। इन मोस्ट केसेस द रीएक्टिवेशन लीड्स टू द ट्रांजिट ऑफ वायरस और मोस्ट लाइकली वायरल न्यूक्लिक एसिड डाउन द सेंसरी नर्व बैक टू द सेम न्यूरो एपिडर्मल जंक्शन। तो ये जो वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये वापस से न्यूरो एपिडर्मल जंक्शन पे आते हैं इन द नेजोफेरिंजियल एंड जेनाइटल एपिथेलियम। और कहाँ आते हैं? नेजोफेरिंजियल और जेनाइटल एपिथेलियम के न्यूरो एपिडर्मल जंक्शन पे आते हैं और वापस से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन होता है ऑफ एपिथेलियल सेल, यहाँ फिर से वेसिकल फॉर्मेशन होता है एंड नेक्रोसिस होती है एंड बर्स्ट ऑफ वायरस शेडिंग एज इन द प्राइमरी इन्फेक्शन, और वापस से वही बर्स्ट होता है, वही सब कुछ होता है। The nature of recurrent lesion is influenced by the amount of virus reactivated and the swiftness of the host immune response. Host immune response कैसा है? वायरस किस हिसाब से कितना अमाउंट है जो रिएक्टिवेट हो रहा है, उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि लीजन्स कितना होगा। लेकिन जब भी रिएक्टिवेशन होता है देयर इज सबस्टेंशियल इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स का भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, एंड सराउंडिंग गैंग्लियोनिक टिश्यू, और आसपास के जो गैंग्लियोनिक टिश्यूज होते हैं उसका भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। रीएक्टिवेशन होने पर कभी कभी यह वायरस ट्रांसपोर्ट होकर एक्सॉन्स ऑफ ब्रेन में जाता है। तो जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वहाँ पर ये नेक्रोटाइजिंग इंसेफ्लाइटिस कॉज करता है। क्या करता है? नेक्रोटाइजिंग इंसेफ्लाइटिस। दिस इज़ नॉट अनकॉमन व्हेन स्यूडोरेबिस वायरस इन्फेक्ट केटल। केटल के केस में भी जब स्यूडोरेबिस वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ हमने आपको क्या बताया, स्यूडोरेबिस वायरस भी जो है हर्पीस विरिडी में ही आता है। तो बट इट इज़ रेयर इन द बोवाइन हर्पीस वायरस 1 इन्फेक्शन ऑफ द केटल। तो केटल में जब भी स्यूडोरेबिस वायरस का इन्फेक्शन होगा तब नेक्रोटाइजिंग इंसेफ्लाइटिस होगी, लेकिन बोवाइन हर्पीस वायरस 1 के इन्फेक्शन से केटल में नेक्रोटाइजिंग इंसेफ्लाइटिस नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो रीएक्टिवेशन है वो कब कब होता है? जब भी स्ट्रेस होगा या फिर इंटर करंट डिसीज़ होगी, जैसे अभी हमने आपको बताया कोई दूसरी टाइप की डिसीज़ मान लीजिए, ट्रॉमा होगा, ह्यूमरल इरेगुलेटरीज होगी,
या फिर इम्यूनोसप्रेशन होगा, या फिर वेनिंग इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए, ऐसी कंडीशन में रीएक्टिवेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि जब पॉपुलेशन, अनइन्फेक्टेड पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाती है, जब केटल को शिपिंग किया जाता है एंड शिप्ड देम टू द फेड लॉट एरिया, तो फेड लॉट एरिया में जब इनको भेजा जाता है तब भी इस टाइप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाती है। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं हम बीटा हर्पीज़ वायरसेस पे। बीटा हर्पीज़ वायरसेस में आता है साइटोमेगालो वायरस। तो साइटोमेगालो वायरस का लेटेंट इन्फेक्शन जब भी होता है तो लेटेंटली प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड में और ब्लैडर एपिथेलियम में। इसके अलावा ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स में, तो 3 जगह होता है ये। द वायरसेस आर शेड इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली इन द स्लाइवा एंड यूरिन। तो सोचो साइटोमेगालो वायरस पूरे टाइम स्लाइवा और यूरिन से निकलता रहता है, इसीलिए माउस की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। माउस एंड रेट्स की कॉलोनी में दे आर ट्रांसमिटेड इन दिस वे। तो इसलिए माउस और रेट जहाँ पर भी लेबोरेटरी सेटअप होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं। Human cytomegalovirus infection may be reactivated after organ transplantation, even when the donor was demonstrably free of the infectious virus or viral antigens। तो अगर डोनर में वायरस नहीं भी होता है तब भी एक्चुअल में वो क्या डिमॉन्स्ट्रेबल नहीं हो रहा होता है, इसलिए नहीं होता है। अदरवाइज लेटेंट कंडीशन में ये डोनर में भी मिलेगा, और जब भी ह्यूमन में ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तब वायरस का ट्रांसमिशन होता है। In fact, the cytomegalovirus infection is the most common cause of death in the organ transplant recipient। तो इसलिए ज़्यादा करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत कम किया जाता है, अदर रेसिपिएंट से सेल्फ ट्रांसप्लांटेशन ही किया जाता है। दिस मैटर गेन्स इन इम्पोर्टेंस एज जीनो transplantation gains momentum, the risk of recipient and the population from species jumping cytomegalovirus of donor species, swine, non-human primates is a matter of scientific and public debate। इसीलिए क्योंकि अब जैसे स्पीशीज़ जंपिंग वगैरह होती है, तो आप अगर नॉन प्राइमेट ह्यूमंस वगैरह जो हैं, जैसे स्वाइन है या फिर मंकीज़ वगैरह है, इसका अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेंगे तो ऐसे में स्पीशीज़ जंपिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, और ऐसे में जो है इस टाइप के इन्फेक्शन होने की, जैसे कि साइटोमेगालो वायरस के इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट गामा हर्पीज़ वायरसेस के ऊपर। गामा हर्पीज़ वायरस का एग्जांपल है इक्वाइन हर्पीज़ वायरस 2 एंड एप्स्टीन बार वायरस। इस एप्स्टीन बार वायरस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इन्फेक्ट, ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है एंड लाइज द एपिथेलियल सेल्स एंड बिकम लेटेंट इन बी लिम्फोसाइट्स। तो आपने ये देखा कि अल्फ़ा हर्पीज़ वायरसेस जो होते हैं उनकी लेटेंसी कहाँ होती है, उनकी लेटेंसी होती है गेंगलिया में। बीटा हर्पीज़ वायरसेस की लेटेंसी होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड ब्लैडर एपिथेलिया एंड ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स में, और गामा हर्पीज़ वायरसेस की लेटेंसी होती है बी सेल्स में। तो एप्स्टीन बार वायरसेस क्या करते हैं, ग्लैंडुलर फीवर करते हैं और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ग्लैंडुलर फीवर करते हैं एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करते हैं। तो एक ही बात है, या तो आप ग्लैंडुलर फीवर कह दें या फिर मोनोन्यूक्लियोसिस कह दें। इसके बाद में ये भी एज ए कैरियर लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जो कि इंटरमिटेंट शेडिंग करते हैं, और वायरसेस जो होता है इसमें फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन भी ट्रांसमिट होते रहते हैं। इसमें माइल्ड फीवर आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरोफेरिंग्स होता है, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और मलेज जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इक्वाइन हर्पीज़ वायरसेस जो होते हैं वो इसमें भी ये थ्रू आउट द लाइफ होता है, और इसमें भी रिकरेंट डिसीजेस होती रहती है। एप्स्टीन बार वायरस के केस में देखा गया है कि जब ये बी सेल में रहते हैं तो बी सेल का लिम्फोमा करते हैं। तो लिम्फोमा इज़ वन टाइप ऑफ द कैंसर ऑफ बी सेल, और इसको हम बर्किट्स लिम्फोमा कहते हैं, एंड नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा भी करते हैं। तो एप्स्टीन बार वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली कैंसर कॉजिंग वायरस है। नाउ नेक्स्ट डिसीज़ है एफएमडी डिसीज़। तो एफएमडी डिसीज़ को भी हम इधर ही रखेंगे
क्योंकि एफएमडी डिसीज़ भी एक क्रोनिक वायरल डिसीज़ में आता है। ओके, तो एफएमडी डिसीज़ ऑल्दो केटल में होने वाली डिसीज़ है और थ्रूआउट मेनी ऑफ ईयर्स ये रहती है। फूट एंड माउथ डिसीज़ जो है एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन है जो कि केटल में फेरिंग्स में रहता है, स्पेशली इन द केटल, शीप, गोट एंड अदर रूमिनेंट्स। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने वैक्सीनेशन कर दिया तो भी not all infected animals become carrier, not is there any correlation between antibody level and the carrier state। तो अगर हर एक एनिमल एंटीबॉडीज़ रखता होगा तब भी आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि ये कैरियर है या कैरियर नहीं है। तो अगर आपने, मैंने अभी जैसा कहा, अगर आपने एनिमल को वैक्सीनेट कर भी दिया है तब भी कैटल वैक्सीनेटेड विद द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में बिकम कैरियर इफ सब्सिक्वेंटली इन्फेक्टेड। तो आप ये समझ लीजिए कि वो फिर भी अगर इन्फेक्टेड होता है तो वो एज ए कैरियर काम कर सकता है। तो आपकी वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि कैरियर स्टेट ऑफ एफएमडी खत्म हो जाएगी। द रिकवरी ऑफ वायरस फ्रॉम फेरिंजियल फ्लूइड इज ऑफन इंटरमिटेंट, पॉसिबली बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी in sampling technique, but isolation have been made from cattle and Cape buffalo for up to 2 years after infection। तो आप सोचें कि इन्फेक्शन हो जाने के बाद में लगभग 2 साल तक इस वायरस को फेरिंजियल फ्लूइड से निकाला जा सकता है और इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेबल फॉर अप टू 2 ईयर्स। तो किसी भी एनिमल को अगर इन्फेक्शन होता है एफएमडी का तो उसको लगभग 2 ईयर्स तक वायरस डिमॉन्स्ट्रेट होता रहेगा इन द फेरिंजियल फ्लूइड और ऐसे में एंटीबॉडीज़ भी बनती रहेगी। और दूसरी बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने वैक्सीनेट कर दिया और आप समझ रहे हैं कि एनिमल वैक्सीनेटेड हो गया है, अब एफएमडी डिसीज़ नहीं होगी, तो ये गलत बात है। वैक्सीनेट होने के बाद में भी एनिमल जो है डिसीज्ड हो सकता है और एक्ट्स एज ए कैरियर, और वो कैरियर की तरह काम कर सकता है। अगर डिसीज़ उसमें शो हो या ना हो तब भी वो एज ए कैरियर की तरह काम कर सकता है। The mechanism of persistence is unknown and its epidemiological significance has been difficult to assess. Pharyngeal fluid may contain large amount of virus which may be aerosolized by the cattle when they cough, but attempts to demonstrate transmission of carrier to susceptible cattle have become equivocal results। तो आप समझें कि फेरिंजियल फ्लूइड्स तब जब वो कफिंग करेगा एनिमल तब वो डिमॉन्स्ट्रेट होता रहेगा और एनिमल से दूसरे एनिमल तक वो ट्रांसमिट होता रहेगा। एपिडेमियोलॉजिकल डाटा हाउएवर इंडिकेट दैट द अफ्रीका ट्रांसमिशन फ्रॉम persistently infected Cape buffalo to cattle occurs often enough to be a factor in the eradication of program। नाउ नेक्स्ट है ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस। ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से आता है और पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से आता है और ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ये कैनाइन डिस्टेम्पर से होने वाली इंसेफ्लाइटिस है। नाउ कम्स टू द ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस। ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस जो है पैरामिक्सोविरिडी में कैनाइन डिस्टेम्पर से होने वाली डिसीज़ है। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है ये न्यूरॉन्स में नॉर्मली हार्बर करता है और अगर डॉग एक एक्यूट इन्फेक्शन से रिकवर भी हो जाता है तो भी क्रोनिक कंडीशन में ये जो न्यूरॉन्स हैं इसमें वापस से रेक्रूडेसेंट कंडीशन बनती है और फिर से वायरस रिएक्टिवेट होता है और वो ओल्ड डॉग में इंसेफ्लाइटिस कॉज करता है। ऐसे ही जो इसी का एनालॉग एक है वायरस जिसको हम कहते हैं मीज़ल्स वायरस। ये मीज़ल्स वायरस जो होता है ये सब एक्यूट स्क्लेरोटाइजिंग पेन इंसेफ्लाइटिस करता है इन द ह्यूमंस। पर यहाँ पर ये जो वायरस है जो ह्यूमन का मैंने आपको बताया ये कल्टिवेबल नहीं है। इसका कल्टीवेशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि न्यूरॉन्स में ये वायरस का इन्वेलप प्रॉपरली बनता ही नहीं है और इसीलिए ये एक इनकम्प्लीट विरियन होता है क्योंकि ये म्यूटेंट विरियन होता है। जबकि डॉग के केस में ये जो वायरसेस हैं कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ये कल्टीवेबल वायरस है और इसको अफेक्टेड ब्रेन से लेकर के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ लगा करके हम चेक भी कर सकते हैं। ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस लाइक एक्यूट एंड सब एक्यूट कैनाइन डिस्टेम्पर
हैज़ वर्चुअली डिसअपेयर्ड इन कंट्रीज वेयर वैक्सीनेशन हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड। जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है ऐसी कंट्रीज़ में ओल्ड डॉग इंसेफ्लाइटिस भी जो है डिसअपेयर हो गया है। नाउ नेक्स्ट डिसीज है लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस। लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस एक एरिना विरिडी फैमिली वाला वायरस है और इस वायरस से होने वाली डिसीज़ है। ये नॉर्मली ऐसा वायरस है जो लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंस रखता है, माइस में रहता है और माइस में ये हॉरिजॉन्टली भी ट्रांसमिट होता है, साथ में इन यूटेरो भी ट्रांसमिट होता है। तो ऐसे में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं लेबोरेटरी में, ये नॉर्मली एट द बर्थ बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन ये बाद में इसकी हर एक सेल, मतलब न्यू बॉर्न की हर एक सेल में ये वायरस होता है ना। तो अगर इसका ये थ्रू आउट द लाइफ रहने वाला वायरस है और ये हमेशा वायरीमिया कॉज करता है और वायूरिया यानी कि यूरिन में भी ये वायरस डिमॉन्स्ट्रेट होता रहता है। तो अगर आप इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ से इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं तो एंटीबॉडीज़ IgG कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि विरियन एसोसिएटेड होते हैं, तो ये भी इन्फेक्शियस ही होते हैं। मतलब प्योर एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट नहीं मिलती, इसमें हमेशा विरियन एसोसिएटेड IgG कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स बनता है और जो कि इन्फेक्शियस होता है। लेटर ऑन इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बनते चले जाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, आर्थराइटिस होती है और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लीजन्स बनते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में बनते हैं। यदि माउस को अलग से इन्फेक्टेड किया जाए विद दिस वायरस और इंट्राक्रेनियल इंजेक्शन दिया जाए तो इससे माउस में फुलमिनेंट इम्यूनोपैथोलॉजिकल मेनिंजोइंसेफेलाइटिस होता है और उससे इसकी माउस की डेथ हो जाती है। यदि इम्यूनिटी की बात करें तो इन वायरसेस के कारण केवल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ही बॉडी में आता है, क्योंकि जो माउस हैं दे डू नॉट जनरेट वायरस स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स या CD8 टी लिम्फोसाइट्स को ये जनरेट नहीं कर पाते। इसके कारण ये जो वायरस है ये लाइफ लॉन्ग बना रहता है और इसका क्लियरेंस नहीं हो पाता। तो एंटीवायरल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सबसे पहले लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस मॉडल में डिमॉन्स्ट्रेट किया था कोहर्टी एंड ज़िंकरनैगल ने। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल का क्या रिस्पॉन्स रहता है वायरस के अगेंस्ट में, इसको सबसे पहले डॉहर्टी और ज़िंकरनैगल ने अपने एक मॉडल में यूज़ किया और उन्होंने इस पर नोबेल प्राइज़ लिया। उन्होंने क्या किया, इस मॉडल में डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ MSC क्लास 1 रेस्ट्रिक्शन इन द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट रिकॉग्निशन, कि आखिर साइटोटॉक्सिक टी सेल के रिकॉग्निशन में MSC क्लास 1 का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और वो कितना ज़्यादा जो टी लिम्फोसाइट है वो कितने ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं कि वो केवल MSC क्लास 1 को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसलिए डोहर्टी और ज़िंकरनैगल को इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो जो लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस है ये किस टाइप से लॉन्ग लाइफ माउस की सेल्स में बना रहता है, इसके लिए ये एक इंटरेस्टिंग पैथोलॉजिकल फीचर को फॉलो करता है। ये क्या करता है, जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने वाले फंक्शंस हैं उन्हीं सेल्स का इनिबिशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन जो है वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन होने के कारण रिड्यूस हो जाते हैं और इसका जो mRNA एक्सप्रेशन नहीं हो पाता हार्मोन्स का, जिसके कारण ऐसे माइस में रंटिंग सिंड्रोम ऑफ यंग माइस होता है, यानी कि ये माइस छोटी हाइट के रह जाते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे स्लोली प्रोग्रेसिव वायरल डिसीज़ को। जो स्लो वायरस डिसीज़ है ये टर्म दिया था एक आइसलैंडिक वेटनरियन ने जिनका नाम है सिगर्टसन। तो उस समय इन्होंने लेंटी वायरस को और मेडिविस्ना को ही इस स्लो वायरस डिसीज़ में रखा था। तो स्लो वायरस डिसीज़ अब आज के ज़माने में देखा जाए तो एक जनरल टर्म है जिसमें ऐसे वायरस इन्फेक्शन को कैटेगराइज किया गया है विच दे हैव अ वेरी लॉन्ग प्री क्लिनिकल फेज। मतलब पहले तो इनका बहुत लॉन्ग प्री क्लिनिकल फेज होता है फॉलोड बाय स्लोली प्रोग्रेसिव क्लिनिकल पेटेंट फेज दैट इज़ इनवेरिएबली फेटल। तो इसमें सबसे पहले प्री क्लिनिकल फेज आता है, बाद में क्लिनिकल फेज आता है और ये क्लिनिकल फेज फेटल होता है।
तो इस टाइप के स्लो इन्फेक्शन को अब इसमें रखा गया है। अभी इसमें 2 ही ग्रुप हैं ऐसे जो कि प्रायोन से हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं लेंटिवायरस। लेंटिवायरस आते हैं रेट्रोविरिडी फैमिली में। लेंटिवायरस से बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, जैसे इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, केप्राइन आर्थराइटिस इंसेफेलाइटिस, फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी, बोवाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीमेन इम्यूनोडेफिशिएंसी। सीमेन इम्यूनोडेफिशिएंसी को कहते हैं अफ्रीकन ग्रीन मंकी या सूटी मंगाबे या फिर स्टम्प्ड टेल मकेक्स या फिर पिग टेल्ड मकेक्स या रीसस या चिंपांजी एंड मैंड्रिल वायरसेस। इसके अलावा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस 1 एंड 2 भी इसी में आते हैं। इस स्लो वायरस इन्फेक्शन में स्पेशली हम बात करेंगे मेडी विस्ना की। तो मेडी ऑब्लिक विस्ना, ये 2 अलग अलग इसमें जो है नाम है, और ये शीप में मिलने वाली डिसीज़ है। इसको हम ओवाइन प्रोग्रेसिव निमोनिया भी कहते हैं। ये जो वायरस है मेडी विस्ना, ये लेंटिवायरस मैक्रोफेज में रिप्लिकेट करता है। ओके, ये याद रखना। और मेडी विस्ना के साथ साथ इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया का जो वायरस है ये भी मैक्रोफेज में रिप्लिकेट करता है। यहाँ पर मेडी विस्ना जो है बाकी अदर रेट्रोविरिडी फैमिली के लेंटिवायरसेस से डिफरेंट है। मेडी विस्ना ऐसा अकेला वायरस है जो कि एक्सोजिनस होता है, नॉन ऑन्कोजेनिक होता है, यानी कि ये कैंसर नहीं करता है, पहली बात। और ये भी जो है एज ए परसिस्टेंट इन्फेक्शन के रूप में होस्ट सेल के क्रोमोसोम में इंटीग्रेटेड रहता है। बाकी इसमें एक ये चीज़ है कि ये इसके डिफरेंट म्यूटेंट्स बनते रहते हैं, तो ये जो क्वासी स्पीशीज़ वाला जो फार्मूला है उसी को फॉलो करता है, यानी कि सेम जीनोटिपिक कैरेक्टर होने के बाद में भी इसके डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं। नाउ इसमें जो नेक्स्ट पैथोलॉजिकल फीचर है वो है पैथोजेनेटिक फीचर पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट सेल। दूसरा जो मैंने भी बताया पैथोजेनिक फीचर पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट सेल, तो इसमें ये होता है कि ये वायरस जो नॉन डिवाइडिंग टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल से हैं, मतलब जिसका कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, जिसको आगे और कुछ भी नहीं बनना है, ऐसे में भी रिप्लिकेट कर सकता है। इसके अलावा जैसे बाकी लेंटिवायरसेस टी सेल डैमेज करते हैं या टी सेल में रह के रेप्लिकेट करते हैं, यहाँ पर मेडी विस्ना जो है मैक्रोफेज से एक्टिवेट होता है और मैक्रोफेज में ही रहता है, मैक्रोफेज के साथ ट्रॉपिज्म रखता है, मैक्रोफेज में ही रिप्लिकेट करता है। ऐसे में डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, ढेर सारे साइटोकाइंस जनरेट होते हैं, और ये साइटोकाइंस के कारण मेनिंजियोएन्सेफेलोमाइलाइटिस, कोराइडाइटिस एंड डीमाइलिनेशन ये सब होता है। साथ में इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है। तो ये सभी जो है काफ़ी पैथोग्नोमोनिक लीजन्स होते हैं, स्पेशली इन मेडीविस्ना। मेडीविस्ना का जो वायरस है वो इम्यूनोसप्रेशन तो करता ही है क्योंकि ये मैक्रोफेज में रहता है। साथ में इसकी जो अदर सिम्टम्स हैं वो है कैचेक्सिया, डिस्पनिया, प्रोग्रेसिव रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। तो जो रिस्पायरेटरी फॉर्म है उसको मेडी कहते हैं, एंड जो न्यूरोलॉजिकल फॉर्म है इसको हम विस्ना कहते हैं। तो विस्ना में क्या होता है, इनकोऑर्डिनेशन, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस एंड प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट। तो ऐसे 2 टाइप के फॉर्म जो होते हैं, इसलिए इसको हम मेडी और विस्ना कहते हैं। अगर इन वायरसेस के अगेंस्ट में कोई न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बन भी जाती हैं तो इस वायरस में ये क्वालिटी होती है कि ये क्वासी स्पीशीज़ स्वार्म क्रिएट करती है। मैंने अभी बताया था क्वासी स्पीशीज़ मतलब वही होता है कि जेनेटिकली सेम होता है लेकिन इसके डिफरेंट वेरिएंट्स बन जाते हैं। इसमें ये वायरस जो है पॉइंट डिलीशन कर लेता है या सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन कर लेता है, जिसके कारण ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनाता है और इसके बाद ये प्रोलिफरेट करता रहता है। तो ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं ये कभी भी इस वायरस को का न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पाती। ऐसे एनिमल्स में हमेशा फीवर आता रहता है, साथ में जो हीमोलाइटिक क्राइसिस है वो भी होती रहती है। डिफरेंट वेरिएंट्स आने के कारण ऐसे वायरस की वैक्सीन भी नहीं बनाई जा सकती। जो मेडीविस्ना का वायरस है वो ट्रांसमिट होता है बॉडी फ्लूइड से, लाइक म्यूकस, मिल्क एक्सेट्रा,
and insect such as horsefly in case of the equine infectious anemia। मतलब हम अगर ओवरऑल लेंटिवायरस की बात करें तो लेंटिवायरस में इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया भी आता है। तो ये इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया जो होता है ये हॉर्स फ्लाइज से भी फैलता है। तो इस टाइप से हमारा यह चैप्टर पैथोजेनेसिस ऑफ वायरल डिसीजेस रिप्रेजेंटेटिव मॉडल डिसीजेस एंड होता है। इसमें हमने बहुत सारे वायरसेस का पैथोजेनेसिस वगैरह डिस्कस किया। तो आई थिंक होप यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एज वेल। एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।